हेलो एवरीवन, मैं हूं चक्रधर पांडे। स्वागत करता हूं आपका तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था, और भारत की राज्य व्यवस्था में हमने संविधान सभा वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके थे हम। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना उद्देशिका के बारे में, जो कि संविधान सभा के बाद में एक बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत अच्छा सा पार्ट है। वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको समझना जरूरी है कि उद्देशिका क्या चीज़ होती है ना। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। प्रस्तावना प्रिएम्बल, हमारे भारत की प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग से शुरू होने वाली जो प्रस्तावना है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग कि प्रस्तावना पे कुछ चीज़ें पूछी जाती है और कुछ चीज़ें समझने की हमको ज़रूरत है कि प्रस्तावना क्या। संविधान निर्माण जब हुआ हमारा, तो संविधान में इस प्रस्तावना जब प्रिएम्बल बनाया गया तो उस पर बहस छिड़ गई कि क्या ये प्रिएम्बल जो है वह क्या प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है या नहीं है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस या बहस की बात हम करें तो ये आती है, हमारे दिमाग में भी क्वेश्चन आता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो आइए हम बात करते हैं। इसके कुछ पक्ष में और विपक्ष में तर्क दिए गए हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो अगर हम बात करें तो प्रस्तावना अगर संविधान का अंग है, या हम बात करें कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है, यह जो सवाल है ना बच्चों, यह बहुत बड़ा सवाल है कि क्या संविधान का अंग है प्रस्तावना। तो जी चलिए आइए हम देखते हैं। इसके पक्ष में कुछ तर्क दिए गए, संविधान जो हमारे कुछ ज्ञाता थे उनके द्वारा इसमें पक्ष दिए गए, और कुछ विपक्ष में भी तर्क आए। तो हम बात करते हैं कि संविधान का, अगर ये प्रस्तावना की बात करें तो इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक तो उन लोगों का हम लोग बात रखते हैं जो इसके पक्ष में है, और उन लोगों की भी बात रखेंगे जो इसके विपक्ष में है। तो अगर हम बात करें पक्ष में तर्क, है ना, क्या भाई, पक्ष में तर्क, अगर इसके पक्ष में तर्क बात करें, और एक हो जाता है विपक्ष में तर्क। विपक्ष में तर्क, किसी सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। इसी प्रकार से कहीं किसी मुद्दे के दो पहलू हो सकते हैं। एक तो बंदा रहेगा, एक बंदा है अगर, और किसी मुद्दे पे उसको राय रखनी है तो वो दो ही बात करेगा, या तो पक्ष में करेगा या तो विपक्ष में करेगा। तो दो लोग, दो कम्युनिटी बढ़ जाती है, एक पक्ष वाले और एक विपक्ष वाले। तो अगर हम बात करें संविधान के अंग में, या कि इस जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना पे बहस छिड़ी कि क्या ये प्रस्तावना संविधान का अंग है ना। तो इसमें दो कम्युनिटी सामने आई, एक पक्ष और एक विपक्ष वाले। तो पक्ष वाले जो कहते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पक्ष की, कि क्या पक्ष में तर्क देने वाले क्या कहते हैं इस पे। तो पक्ष में तर्क देने वाले कहते हैं कि देखो भाई, ऐसा है कि यह जो प्रस्तावना है यह क्या है, यह संविधान का सारांश है, दर्शन है और आत्मा है, इसलिए संविधान का अंग माना जा सकता है। क्या कहते हैं कि यह संविधान का सारांश है। क्या कहते हैं कि यह क्या है, संविधान का सारांश है ना, दर्शन है बच्चों, और आत्मा है। किसकी बात करते हैं, आत्मा की, ये आत्मा है ना। इसीलिए संविधान क्या है, ये संविधान का सारांश। एक तरह से हम कहते हैं ना कि जब आप जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, उसे आप पढ़ेंगे कि हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष जो है कि प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, और ये जो प्रस्तावना है ना, ये जो चल रही है, ये जो आप पढ़ोगे तो इसमें हमें झलकता क्या है, हमें क्या समझ में आता है कि यह संविधान का सारांश है। इसमें पूरा का पूरा जो संविधान हमारा लिखा गया ना, यह पूरा एक सारांश बता रहा है, और यह दर्शन भी है, क्योंकि इसमें दार्शनिक तत्व भी देखने को मिलते हैं। और यह इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, और इसीलिए यह क्या है, संविधान का अंग माना जा सकता है। ये एक पक्ष में तर्क दिया गया है कि इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, संविधान का अंग माना जा सकता है। उसके बाद की अगर हम बात करें कि दूसरे जो ये लोग थे, पक्ष वाले लोग थे, उन्होंने दूसरा क्या तर्क दिया। तो दूसरा तर्क इन्होंने दिया कि देखो भाई, ऐसा है कि संविधान की जो भाषा है ना, उसकी अस्पष्टता को समझने में ये सहायक है ना। संविधान की भाषा की अस्पष्टता को समझने में सहायक है, मतलब कि कहीं कहीं पे संविधान में, है ना, अगर हम बात करें कि ये क्या है, संविधान की भाषा की अस्पष्टता, है ना, अस्पष्टता को
समझने में सहायक है ना, समझने में सहायक है भाई। ये कहीं कहीं पर क्या होता है कि हमारी संविधान की भाषा थोड़ी क्लिष्ट है बच्चों, है ना, थोड़ी सी टफ भाषा है। तो उसको समझने के लिए हम लोग, या हम क्या कहें भाई, हमारे यहाँ पे संविधान की व्याख्या जो होती है ना, या कानून की जो व्याख्या होती है, उसके आधार पे हम कहाँ जाते हैं, कौन करता है इस व्याख्या, संविधान की व्याख्या की अगर हम बात करें तो न्यायपालिका है ना। न्यायपालिका में जो है कि क्या, न्यायपालिका जो है इसकी व्याख्या करती है एक तरह से। तो क्या होता है कि जब संविधान की कोई भाषा, क्लिष्ट भाषा सामने आती है तो उसकी व्याख्या करने में इस प्रस्तावना का क्या लिया जाता है, सहारा लिया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यह संविधान की जो भाषा है, उसकी स्पष्टता है, भाषा की स्पष्टता, उसको समझने में जो है कि क्या है, यह सहायक है। इसलिए भी इसे क्या कहा जाता है कि संविधान का यह अंग हो सकता है, क्योंकि उसकी क्लिष्टता को आसान बनाता है, इसको समझने में जो है कि उसकी क्लिष्टता जो है भाषा की, उसको समझने में सहायक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एक और तर्क इन्होंने दिया कि भाई, क्या तर्क दिया कि इन्होंने कहा कि भाई जो प्रस्तावना है उसको प्रस्तुत करते समय, है ना, प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। क्या कहा गया वहाँ पे, जो संविधान निर्मात्री जो लोग थे उन्होंने क्या कहा कि प्रस्ताव है कि प्रस्तावना संविधान का अंग बने। क्या कहा कि प्रस्ताव है, क्या कहा भाई, प्रस्ताव है कि प्रस्तावना संविधान का अंग बने। क्या, संविधान का अंग बने, है ना। क्या कहा इन्होंने कि प्रस्ताव है कि प्रस्तावना संविधान का अंग बने। इसलिए इसके ये नॉर्मली ऐसे जनरली नहीं रख दिया गया या ऐसे ही नहीं इसको बना दिया गया, इसके लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ, प्रस्ताव रखा गया और इसलिए ये प्रस्तावना का निर्माण हुआ। इसलिए इसे क्या माना जा सकता है, संविधान का अंग माना जा सकता है। और चौथी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो चौथी बात मैं कहने जा रहा हूं बच्चों, ये पक्ष वालों की है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो वाद आया था, कब आया था, 1973 में आया था, है ना। अगर हम बात करें कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, है ना, केरल राज्य, कब, 1973 की हम बात करें कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में, है ना, वाद में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने, किसने, एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसे आधारभूत ढांचा माना था। ठीक है, क्या हुआ था, आधारभूत ढांचा माना था। प्रस्तावना जो है कि संविधान का क्या है कि केरल राज्यवाद में इसे आधारित संरचना माना गया। ठीक है, कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 के वाद में, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इसे, एससी ने इसे क्या माना, आधारित संरचना माना, है ना, आधारित संरचना माना। ठीक है, क्या माना भाई, आधारित संरचना। तो अब एक चीज बताओ आप कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो वाद आया था ना सुप्रीम कोर्ट में 1973 में, उसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी। कितने जजों की, 13 जजों की बेंच बैठी थी और उन्होंने क्या माना था, इसे आधारित संरचना माना था। ठीक है, इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क है पक्ष में कि इसलिए इसे क्या माना जाता है, संविधान का अंग माना जाता है। उसके बाद में अगर हम एक चीज और बताऊं मैं आपको, तो यह जो है विश्व का एकमात्र जो है कि प्रस्तावना है ये जिस पे मतदान हुआ था, है ना। यह क्या है, यह विश्व की एकमात्र ऐसी प्रस्तावना है जिस पे मतदान हुआ था, है ना। लिख लीजिए इसको कि यह विश्व की एकमात्र ऐसी प्रस्तावना है जिस पे मतदान हुआ था। इसलिए यह क्या है, इसको क्या माना जा सकता है, इसे संविधान का अंग माना जा सकता है। तो ये इतना सारा जो पक्ष है ना, ये जो प्रस्तावना के बारे में जो पक्ष में तर्क दिया गया है, ये इतने सारे तर्क दिए गए हैं। विपक्ष वाले क्या बोलते हैं, विपक्ष वाले बोलते हैं भाई देखो ऐसा है कि इससे किसी संस्था को या व्यक्ति को या पद को शक्ति प्राप्त नहीं होती है। क्या, इससे किसी संस्था पद, संस्था, व्यक्ति या पद को शक्ति प्राप्त नहीं होती है, शक्ति प्राप्त नहीं होती है भाई, है ना।
मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि कोई भी संस्था है या व्यक्ति है या कोई पद है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का पद है, राज्यपाल का पद है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद है, ये जो पद है ना, जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त का पद है, इन पदों के लिए संविधान में वर्णन है ना। इसमें उनकी नियुक्ति की जो की प्रक्रिया है वो दी गई है। उसके बाद इसमें उनकी जो योग्यताएं हैं वो दी गई हैं। मतलब उनकी पद की व्याख्या की गई है संविधान में। मतलब क्या है कि संविधान से उनको शक्ति प्राप्त हो रही है, उनके पद को शक्ति प्राप्त हो रही है, उस व्यक्ति को शक्ति प्राप्त हो रही है कि भाई हम संविधान में लिखे गए जो प्रावधान है उसके अनुसार जो है कि हम क्या है नियुक्त किए गए हैं या चुनाव किया गया है या जो भी है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि संविधान में इस प्रस्तावना जो है ये प्रीएम्बल है ना, इस प्रस्तावना से किसी संस्था, व्यक्ति और जो पद है उसको शक्ति प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए इसे संविधान का अंग नहीं माना जा सकता है। ठीक है, नहीं माना जा सकता है। ये तो इनका एक बात हो गई। दूसरा ये कहते हैं कि यदि प्रस्तावना संविधान का भाग है ना, क्या कह रहे हैं ये कि अगर प्रस्तावना संविधान का भाग, आप कह रहे हो कि चलो ठीक है प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तो जब 42वां संविधान संशोधन करके इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या शब्द जोड़े गए थे सर? शब्द जोड़े गए थे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या? 42वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। पंथ निरपेक्ष, और हम अखंडता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं। यह 3 शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में, है ना। तो एक बात बताओ, अगर आप कह रहे हो कि यह प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो यह समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को अलग से क्यों जोड़ा गया इसमें? क्योंकि यह पहले से ही संविधान में उल्लेखित है कि नहीं है? डीपीएसपी में ये समाजवाद आ जाता है, पंथ निरपेक्ष अपने अखंडता अपने उसमें मूल अधिकार में आ जाता है। अगर मूल अधिकार और डीपीएसपी को उठाकर देखें, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप कहें देखें तो उनमें इन तीनों शब्दों का उल्लेख ऑलरेडी है, तो क्यों जोड़ा है आपने? डबल जोड़ने की क्या आवश्यकता हो गई? तो इसलिए यह क्या है, यह संविधान का अंग नहीं है, इसमें अलग से यह जोड़ा गया है। समझ में आ गई बात? लेकिन इन विपक्ष में तर्क जो है ना, इन तर्कों को के होते हुए भी सबसे भारी पड़ गया क्या? सबसे भारी पड़ गया यह केशवानंद बनाम भारती बनाम केरल राज्य वाला जो मुकदमा है ना, यह भारी पड़ गया। क्योंकि इसमें कितने जजों की बेंच बैठी थी? इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी। 13 जजों की क्या बैठी थी बच्चों? बेंच बैठी थी। और नियम क्या है? नियम यह कहता है कि जब तक यह जो निर्णय आया है ना कि यह क्या है, यह जो आधारित संरचना है, किसकी आधारित संरचना है? संविधान की आधारित संरचना मानता है सुप्रीम कोर्ट इसको, प्रीएम्बल को। और अगर जब तक कि 13 जजों से ज्यादा जजों की बेंच बैठ करके इस यह जो निर्णय दिया गया है, इस निर्णय को बदल नहीं देती, तब तक यही माना जाएगा। समझ में आई बात? तब तक यही माना जाएगा। 5 की बेंच बैठती है, 9 की बेंच बैठती है, 13 की बेंच बैठती है। अब तक 13 की बेंच बैठी थी, सबसे हाईएस्ट बेंच यही थी। 13 जज मिलकर के इस फैसला दिए थे और उन्होंने कहा था कि यह जो संविधान प्रीएम्बल है, यह जो है कि क्या है, संविधान का आधारित संरचना है। और जब तक ये बदला नहीं जा सकता, जब तक कि 13 से ज़्यादा जज मिल करके या बेंच, जब उनकी 13 से ज़्यादा जजों की बेंच बैठ करके यह इस जो फैसला है इसको बदल ना दे। इसका मतलब निष्कर्षतः यह कहा जाता है बच्चों, या कहा जा सकता है कि यह जो प्रीएम्बल है यह संविधान का अंग है। तो हमने आज चर्चा करी कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। इसमें कहोगे सर क्वेश्चंस कहाँ से आ सकता है? तो क्वेश्चंस यहाँ से आएगा कि 42वें संविधान संशोधन में कौन से 3 शब्द जोड़े गए, या 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन से शब्द नहीं जोड़े गए। तो यहाँ पर इन
तीन शब्दों के अलावा एक और शब्द दे देगा, कोई न्याय दे देगा या धर्मनिरपेक्ष दे देगा, जो भी है वो यहाँ पर दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन सा नहीं जोड़ा गया। तो आपको ये चीज़ देख लेनी है, याद रख लेना है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ी गई 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और केशवानंद बनाम जो केरल राज्य का मुकदमा था वह 1973 में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको आधारित संरचना माना था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।